हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th की हिस्ट्री से जो आपका 4th चैप्टर है द थ्री ऑर्डर्स। इसकी इजी एक्सप्लेनेशन होगी और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद क्लास 11 ESP आप सभी को सर्च मारना होगा। तो अब हम चलते हैं आगे अपने चैप्टर की तरफ। तो आज का ये जो हमारा चैप्टर है द थ्री ऑर्डर्स, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस इन वेस्टर्न यूरोप, खासकर जो हमारा फ्रांस था और हमारा जो इंग्लैंड है, फ्रांस इंग्लैंड या आप कह सकते हो जो हमारा वेस्टर्न यूरोप है, वहाँ पर सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे थे, वहाँ पे पॉलिटिकल क्या चेंजेस आ रहे थे, वो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले मैप में आप देखो, ये जो एरिया है इसको हम वेस्टर्न यूरोप कहते हैं। इसके अंदर आपका ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न यूरोप का कहलाता है। ओके, सो ये फ्रांस के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में। सो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझने चलते हैं। तो देखो, यूरोप के अंदर जो सोसाइटी थी, अब वो कैसी थी उसका स्ट्रक्चर समझो। इस पिरामिड से आपको समझ में आ जाएगा। यूरोप के अंदर सबसे टॉप पर जो है वो किंग था। ठीक है, फ्यूडलिज्म की बात बता रहा हूं। जब फ्यूडलिज्म होता है तो उस वाले सिस्टम में टॉप पर किंग हो जाता है और उसके बाद नोबल्स होते हैं जो पैसे वाले लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद नाइट्स आते हैं। नाइट्स वो लोग होते हैं जो आर्मी वगैरह में जाते थे, जरूरत पड़ने पर लड़ने जाते थे, मिलिट्री सर्विस देते थे। और लास्ट में इस पिरामिड में आता है पीजेंट, यानी कि जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं। सो ये फ्यूडलिज्म का स्ट्रक्चर होता है। इसी को अंदर डिटेल में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपको यहाँ से आइडिया तो लग गया होगा कि भाई इसमें क्या है। इसमें एक हायरार्की होती है कि भाई टॉप पर किंग होगा और सबसे नीचे जो है वो फार्मर्स होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए भाई, जो वर्ड फ्यूडलिज्म है, आपने ये जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है फ्यूडलिज्म, ये वर्ड आया है एक जर्मन वर्ड से, और जर्मन वर्ड है फ्यूड। फ्यूड से निकला फ्यूडलिज्म, जिसका मतलब होता है आ पीस ऑफ लैंड। यानी कि आपको ये नजर आ रहा है, ये धरती का टुकड़ा, ये एक पीस ऑफ लैंड है और इसी को कहा जाता है फ्यूड इन जर्मन लैंग्वेज। सो जर्मन लैंग्वेज में जो है फ्यूड से ही जो है आपका फ्यूडलिज्म बना। सो अब आप अपने बैकग्राउंड में देखो, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कोई मतलब इतने सारे लोग बैठे हैं, ये बहुत बड़ा है, ये थोड़ा राजा टाइप लग रहा है या लॉर्ड लग रहा है। ठीक है, ये जितने लोग हैं ये इसके भरोसे ही बैठे हैं। तो फ्यूडलिज्म क्या है, बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड पीजेंट्स। ठीक है, ये क्या है, एक रिलेशनशिप है जो लॉर्ड होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, उनके बीच में। कैसे, देखो, पीजेंट्स परफॉर्म्ड लेबर सर्विसेज फॉर लॉर्ड्स। लॉर्ड्स जो होते थे, लॉर्ड्स को आप ये समझ लो जो लैंड ओनर होते थे। ठीक है, जो लैंड ओनर होते थे, जो लॉर्ड्स होते थे। पीजेंट लोग जो हमारे फार्मर होते थे वो उनके वहाँ जाकर काम किया करते थे, और हु इन एक्सचेंज प्रोवाइडेड मिलिट्री प्रोटेक्शन। और पीजेंट्स को बदले में पैसा नहीं मिलता था, उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलती थी। ओके, सो उनको बदले में मिलिट्री प्रोटेक्शन, भाई लॉर्ड कह देता था तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो मेरे यहाँ पे काम करता रहे। फिर क्या होता था, लॉर्ड्स ऑल्सो हैव एक्सटेंसिव जुडिशियल कंट्रोल ओवर पीजेंट्स। और लॉर्ड्स जो है उनका जुडिशियल कंट्रोल भी था पीजेंट्स के ऊपर। मींस जैसे हमारी जुडिशरी होती है वो ही सारे डिसीजंस लेती है, वैसे ही इस सोसाइटी में लॉर्ड्स जो थे वो अपनी खुद की कोर्ट भी लगा सकते थे। इन पीजेंट्स के जो मामले होते थे, लड़ाई झगड़े, उसको सॉल्व भी कर सकते थे। तो जुडिशियली आप कह सकते हो कि लॉर्ड्स पावरफुल थे। ठीक है, तो लॉर्ड्स जो है, अभी तक आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि भाई बहुत अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, लैंड ओनर्स हैं, और जो गरीब किसान, जो पीजेंट्स हैं, वो इनके यहाँ पे काम करते हैं, बदले में वो लॉर्ड्स उनको मिलिट्री सर्विस देते हैं। अब हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। मेरे पीछे अब आप देखोगे फ्रांस। फ्रांस कहाँ पर है, आपको पीछे स्क्रीन पर नजर आने लगेगा। अब जो ये हाईलाइट हो रहा है ये है फ्रांस, जो आपको नजर आ रहा होगा। ये जो टुकड़ा है इसको हम कहते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की स्टोरी और आगे बढ़ते हैं। फ्यूडलिज्म का बेस मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड मैप में एक बार और देख लो, अगर फ्रांस नहीं समझ आता तो जर्मनी के बिल्कुल साइड में फ्रांस है। ठीक है, और ये हमारा इंडिया है।
इंडिया से यहाँ पे यूं जाओगे, ईरान, इराक, तुर्की, यहाँ से होते हुए आप यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में घुस जाओगे तो ये फ्रांस आ जाएगा, और इसके जस्ट ऊपर यूनाइटेड किंगडम है। तो आज के हमारे चैप्टर में हम बेसिकली फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बारे में ही ज्यादातर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, फ्रांस को पहले फ्रांस नाम से नहीं जाना जाता था, फ्रांस को पहले गॉल कहा जाता था। अब ये जो गॉल नाम की जगह है, ये फ्रांस कैसे बना, ये देखो, हाउ गॉल बिकेम फ्रांस। सो गॉल एक प्रोविंस था रोमन एम्पायर के टाइम पे। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, एक चैप्टर बैक जाके, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था। तो रोमन एम्पायर का एक पार्ट था गॉल, ठीक है। तो उसकी क्या है भाई, कोस्ट लाइन बहुत बड़ी थी। आप अगर देखोगे फ्रांस की कोस्ट लाइन, यानी कि वो समुद्र से टच होता था, माउंटेन्स बहुत सारे थे फ्रांस में, इसके अलावा लंबे लंबे रिवर थे वहाँ पे, फॉरेस्ट भी थे, और इसके अलावा प्लेन्स भी थे जहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था। तो ये थोड़ी इसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स हो जाएंगे गॉल के, जो रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था। फिर उसके बाद जो फ्रैंक लोग थे, याद है आपको, हमने रोमन एम्पायर का जब डिक्लाइन हो रहा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको बताया था जर्मनिक ट्राइब्स जो थी उन्होंने अटैक करना शुरू किया था रोमन एम्पायर को। तो उस टाइम पे जो फ्रैंक, जो कि एक जर्मनिक ट्राइब थी, उन लोगों ने गॉल का नाम बदलकर फ्रांस कर दिया था, अपने नाम के ऊपर रखा था। इनको फ्रैंक कहते थे, और जहां पे ये लोग, मतलब जहां पे ये लोग चले गए उस जगह को इन्होंने फ्रांस बना दिया। सो फ्रांस का नाम कैसे बना ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, फ्रेंच किंग्स हु वर क्रिश्चियन रूल्ड दिस किंगडम फ्रॉम 6th सेंचुरी। जो क्रिश्चियन थे, ठीक है, जो फ्रेंच किंग थे जो क्रिश्चियन थे, उन्होंने ये गॉल का जो प्रोविंस था, जो अब फ्रांस बन चुका था, 6th सेंचुरी से उन्होंने इसको रूल करना शुरू करा। और दे हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द चर्च। और जो भी किंग बनता था, जो क्रिश्चियन किंग था, उसके चर्च के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, लिंक बहुत अच्छे थे। अब यहाँ पे चर्च का भी रोल आने लगेगा। देखो भाई, द रिलेशनशिप स्ट्रेंथन मोर व्हेन पोप कन्फर्ड द टाइटल ऑफ होली रोमन एम्परर टू किंग शॉर्लेमन टू गेट हिज सपोर्ट। एक बारी जो पोप होता है, पोप कौन है, देखो ये चर्च का बहुत बड़ा ऑफिशियल होता है। पोप ने, एक राजा था किंग शॉर्लेमन, उसको एक टाइटल दिया था होली रोमन एम्परर, और ये टाइटल देने के बाद से ही वो किंग ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और चर्च और किंग, ये दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे, इनके लिंक बहुत अच्छे हो गए थे इसके बाद से, ठीक है। सो हमेशा से ही किंग भी चाहता था कि भाई उसको चर्च सपोर्ट करे, और चर्च भी चाहता था कि किंग उसको सपोर्ट करे। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी थे। तो यहीं से इनका रिलेशन स्ट्रांग होना शुरू हो गया। नाउ अब हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, द 3 ऑर्डर्स। वेस्टर्न यूरोप में सोसाइटी इन 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी। सबसे पहला जो ऑर्डर है उसको कहा जाता है द क्लर्जी, उसके बाद आता है द नोबिलिटी, और तीसरे नंबर पर आता है पीजेंट्स। अब याद रखिएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था फ्यूडलिज्म का, वो फ्यूडलिज्म का पिरामिड था। और ये जो है, ये सोसाइटी है उस टाइम पे एक्चुअली कैसी चल रही थी, सोसाइटी में ऑर्डर्स कितने थे। सबसे पहले आता है द क्लर्जी। तो इसको समझते हैं, इसमें क्या है। द क्लर्जी जो पहला ऑर्डर है हमारा, इनमें कौन लोग आते हैं। अब आप मेरे बैकग्राउंड में कुछ देख पा रहे होंगे, ये है जैसे चर्च में फादर होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, पोप होते हैं, बिशप्स होते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, महंत होते हैं, बड़े बड़े संत होते हैं, वैसे ही यूरोप के अंदर कौन होता है, फादर होता है, पोप होता है, प्रीस्ट होता है। ये लोग आते हैं पहले ऑर्डर में। जो पहला ऑर्डर था, आपके चैप्टर का नाम क्या है, द 3 ऑर्डर्स। पहला ऑर्डर था, यही लोग उसमें आते थे। अब ये क्या करते थे, इनका काम क्या था वो समझ लीजिए। जो चर्च था, कैथोलिक चर्च था, बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन माना जाता था उस टाइम पे सोसाइटी में, और डिड नॉट डिपेंड ऑन किंग। याद रखना, जो चर्च है वो कभी भी किंग के ऊपर डिपेंड नहीं था भाई। चर्च अपने आप में बहुत पावरफुल था। एंड इट हैड इट्स ओन लॉज। चर्च के अपने खुद के कानून होते थे। ऑन लैंड, अपने खुद की उनकी जमीनें थी चर्च की बड़ी बड़ी, और उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगता था। और ये अगर चाहें तो अपनी जमीन पर लोगों से टैक्स ले सकते थे, पर इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, ये एग्जेम्प्टेड थे। लेकिन ये चाहें तो अपनी जमीन पर टैक्स किसी और से ले सकते थे। तो ये चर्च का फोटो है, अंदर से आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। चर्च ये है आपके सामने। अब चर्च के अंदर एक पोस्ट होती है बिशप।
बिशप कौन होता है? एक सीनियर मेंबर होता है क्रिश्चियन लोगों का, जो उनका चर्च होता है उसका एक सीनियर मेंबर होगा जिसको बिशप कहा जाता है। एंड क्लेरिक्स, क्लेरिक्स कौन होता है? जैसे कि आप समझ लो प्रीस्ट, पादरी वगैरह होते हैं ना, प्रीस्ट होते हैं, तो वो होता है क्लेरिक्स। वो क्या है? एक रिलीजियस लीडर होता है जो भाई उपदेश देना, बाइबल पढ़ाना, वो सब काम करता है। सो बिशप, क्लेरिक्स, ये लोग इसमें आते हैं, जो पहला ऑर्डर है हमारा, ठीक है। फादर, प्रीस्ट, बिशप्स, यही लोग आते थे फर्स्ट ऑर्डर में, द क्लर्जी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट विलेजेस हैड देयर ओन चर्च। लगभग उस टाइम का जो यूरोप है, हर गांव का अपना एक चर्च हुआ करता था, जहां पर लोग असेंबल होते थे हर संडे को। आपने देखा है हमारे आसपास भी अगर क्रिश्चियन रहते हैं कहीं पे, तो वो संडे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, संडे को ही वो प्रेयर करने जाते हैं। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। वो संडे को जाते थे और जो प्रीस्ट होता था वो वहां पे सरमन देता था। सरमन का मतलब होता है ज्ञान बांटना, उपदेश देना, ठीक है। तो वो काम प्रीस्ट करता था और सभी लोग वहां पर प्रे करते थे टुगेदर, यानी कि साथ में मिलकर प्रार्थना चलती थी। अब आगे देखो क्या होता है। सर्फ फिजिकली चैलेंज्ड एंड विमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट। सर्फ कौन होता था? ये भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये समझ लो कि सोसाइटी में बहुत नीचे के लोग थे और मतलब खेती वगैरह से ही जुड़े हुए थे, और जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, दिव्यांग होते हैं वो, और जो विमेन हैं वो, इन तीन कैटेगरी के लोग कभी भी प्रीस्ट नहीं बन सकते। जो पादरी होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वो इन तीन कैटेगरी से नहीं बन सकते। अगर कोई सर्फ है तो वो नहीं बन पाएगा, अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है मेल या फीमेल, वो नहीं बन पाएगा, और विमेन के लिए तो वैसे ही दरवाजा बंद है। विमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट, ठीक है। अब ये समझ आ गया आपको। अब जो एक बारी प्रीस्ट बन जाता था वो शादी नहीं कर सकता। देखो ये प्रीस्ट है, आप फोटो से समझ जाओगे, ये प्रीस्ट है, पादरी है। अगर मान लो ये पादरी बन गया, फादर साहब बन गया ये, तो ये कभी भी शादी नहीं कर पाएगा भाई। और बिशप्स वर द रिलीजियस नोबिलिटी। रिलीजन के मामले में बिशप सबसे टॉप मोस्ट, सीनियर मोस्ट माने जाते थे, और जो कि ये समझ लो बड़े बड़े इनके खुद की जमीनें थी, एस्टेट्स थे, और बड़े बड़े ये महलों में रहते थे, पैलेस में रहते थे, जो बिशप्स होते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके अलावा टैक्स की बात करें, मैंने आपको बताया था ना चर्च की अपनी खुद की बहुत बड़ी जमीन थी, चर्च चाहता तो टैक्स भी ले सकता था। सो द चर्च हैड राइट टू कलेक्ट टैक्स कॉल्ड टीथ। जो चर्च टैक्स कलेक्ट करता था लोगों से, उस टैक्स को टीथ कहा जाता था। ये आपका आ सकता है एमसीक्यू में 1 मार्क्स में कि टीथ किसे कहते हैं। तो जो चर्च लोगों से टैक्स लेता था उसको टीथ कहते हैं। और इस टैक्स में होता क्या था, लोग अपने 10th शेयर ऑफ वट एवर पीजेंट्स प्रोड्यूस, जो भी किसान, जो भी फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है उसका 10th जो हिस्सा होगा वो टैक्स के रूप में देना पड़ता था। जो भी मान लो उसने क्रॉप वगैरह उगाई है, उसका 10वां हिस्सा, उसका जो 10th शेयर है वो टीथ नाम के टैक्स में उनको देना पड़ेगा। और इसके अलावा चर्च को बहुत दान दक्षिणा मिलती थी, एंडोमेंट्स मिलते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो चर्च को दान करते थे। कई लोग तो भाई अगर मान लो किसी का कोई घर का मेंबर मर गया तो उसकी आफ्टर लाइफ अच्छी हो, है ना, कि पुनर्जन्म या फिर मरने के बाद का जो जन्म है वो अच्छा हो, तो उसके लिए भी पैसे देते थे चर्च को प्रेयर करवाने के लिए कि भाई पैसे ले लो, पर जो हमारा बंदा मरा है उसकी आगे की लाइफ अच्छी होनी चाहिए। अब चर्च से ही रिलेटेड एक टर्म और आती है, वो होते हैं मॉन्क। मॉन्क और प्रीस्ट दोनों अलग चीजें हैं, इस पे कंफ्यूज मत होना। प्रीस्ट कभी भी विमेन नहीं बन सकती, लेकिन मॉन्क बन सकती है। मॉन्क का फीमेल वर्जन होता है नन। तो जो मेल होते थे वो मॉन्क बनते थे, जो फीमेल होती थी वो नन बनती थी। और मॉन्क जो है, आपने एक मूवी भी देखी होगी द नन, बहुत हॉरर मूवी है, तो उसमें वो नन होती है ना, वो मॉन्क की तरह दिखती है, जो उसी तरीके से। सो मॉन्क क्या है, ये थोड़े बहुत कमिटेड लोग होते थे, क्रिश्चियन ही थे ये भी, लेकिन ये थोड़ा सा आइसोलेटेड रहते थे, ठीक है। मॉन्क जो है वो सोसाइटी के साथ नहीं रहते थे, लेकिन जो बिशप और जो प्रीस्ट वगैरह थे वो बड़े बड़े महल बनाकर सोसाइटी में ही रहते थे, लेकिन मॉन्क बहुत दूर दराज जंगलों में कहीं पे रहते थे और दुनिया से बिल्कुल आइसोलेट होकर रहते थे, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं,
वो जहां पर रहा करते थे उस जगह को मोनेस्ट्री कहा जाता है। मॉन्क जहां पर रहते थे उसको एबी या फिर मोनेस्ट्री नाम से जाना जाता है उस जगह को। और वहां पर आसपास कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होती थी, आसपास कोई भी ह्यूमन सोसाइटी की जो मतलब जो एरिया होता है वो नहीं था भाई। और कुछ मोनेस्ट्रीज के नाम आपको बता देता हूं। सेंट बेनेडिक्ट जो कि इटली में है, और उसके अलावा क्लूनी जो कि बरगंडी में है। ये दो फेमस मोनेस्ट्रीज हैं, फोटो दिखा देता हूं। ये सेंट बेनेडिक्ट है जो कि मोनेस्ट्री है, इसमें मॉन्क रहते थे, पढ़ाई करते थे, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। और इसके अलावा क्लूनी जो कि एक मोनेस्ट्री है, वो कुछ इस तरीके से दिखती है जो कि बरगंडी में है, ठीक है। ये यूरोप के अंदर ही आता है, वेस्टर्न यूरोप में। सो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। मॉन्क को एक कसम खिलाई जाती थी कि वो मोनेस्ट्री में ही रहेगा अपनी लाइफ टाइम। एक बारी अगर आप मॉन्क बन गए तो आप मोनेस्ट्री छोड़कर नहीं जाओगे, लाइफ टाइम मोनेस्ट्री में रहना पड़ेगा। दे वुड स्पेंड देयर टाइम इन प्रेयर, और उनको अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है, प्रेयर करते हुए और पढ़ाई करते हुए, वो भी रिलीजियस क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई पढ़ाई। और कभी कभी थोड़ा बहुत वो मेहनत भी कर लेते थे, फार्मिंग भी कर लिया करते थे जो मॉन्क होते थे, ठीक है। तो ये मॉन्क लोग जो है इस तरीके से काम करते थे। अब बात करते हैं नन। कुछ ऐसा ही था जो हॉरर मूवी थी द नन, उसमें ऐसा ही लुक होता है शायद उसका। नन जो होती है वो मॉन्क का फीमेल वर्जन होता है, और मॉन्क और नन कोई भी बन सकता था, ठीक है, ओपन टू बोथ मैन एंड वीमेन। जबकि प्रीस्टहुड जो है वो सिर्फ मेल्स के लिए ओपन है, प्रीस्ट में विमेन नहीं बन सकती थी। लेकिन मॉन्क मेल बनते हैं और नन यहां पर बन सकती थी फीमेल्स, ठीक है। ये आपको फोटो भी मैंने आपको दिखा दी। अब हम चलेंगे दूसरे ऑर्डर की तरफ। पहला जो ऑर्डर था वो हमने समझ लिया है, द क्लर्जी। अब हमारा दूसरा ऑर्डर जो है वो है द नोबेलिटी। सो नोबेलिटी को समझते हैं किस तरीके से है। देखो भाई, प्रीस्ट प्लेस देमसेल्व्स इन द फर्स्ट ऑर्डर। जो प्रीस्ट होते थे, जो पादरी थे, जो चर्च के फादर्स थे, उन्होंने खुद को टॉप पर रखा था। और जो नोबल्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो लॉर्ड्स होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनको दूसरे पे रखा था, सेकंड ऑर्डर पे, ठीक है। हावेवर नोबिलिटी रियलिटी में आप देखोगे तो सोसाइटी के अंदर, ये जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं ना, उस टाइम फ्यूडलिज्म स्टार्ट हो रहा था। और फ्यूडलिज्म के टाइम पे जो नोबिलिटी है वो सबसे ज्यादा पावरफुल थी। सेंट्रलाइज जो थी पावर वो नोबल्स के हाथ में थी, लॉर्ड्स के हाथ में थी। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लैंड किसके पास था, नोबल्स के पास था, लॉर्ड्स के पास था। और फ्यूडलिज्म का जो पूरा सिस्टम है वो लैंड से ही तो जुड़ा हुआ है भाई। जिसका लैंड है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसी के ऊपर वो लोगों को काम करवा रहा है, और उनसे काम करवा के और भाई बदले में उनको अपनी मिलिट्री प्रोटेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। तो आगे आपको समझाता हूं। द किंग ऑफ फ्रांस एंड पीपल वर लिंक्ड बाय वैसलेज। अब एक यहाँ पे वर्ड आता है वैसलेज, इससे सब जुड़े हुए हैं। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। वैसलेज का मतलब भी समझना बहुत जरूरी है। अब मान लो जैसे कि ये कोई किंग है, मान लो ये एक किंग है, और मान लो ये एक लॉर्ड है। लॉर्ड कह रहा हूं भाई, पीजेंट नहीं कह रहा, याद रखना। ये किंग है, ये लॉर्ड है। मान लो कोई ऑफिशियल है, पैसे वाला है, और ये तो है ही किंग। तो ये पैसे वाला बंदा डिपेंड किस पे रहता था, किंग के ऊपर, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है, किंग के लिए लॉयल रहता था। अब मान लो लॉर्ड के पीछे आगे जो हाथ जोड़ के खड़े हैं ये लोग पीजेंट्स हैं। ये किस पे डिपेंड है, ये लॉर्ड पे डिपेंड है, क्योंकि जमीनें तो इसकी थी। तो ये एक लिंक बना हुआ है, समझ आ गया। जो लॉर्ड है वो किंग पे डिपेंडेड है, जो पीजेंट्स हैं वो लॉर्ड पे डिपेंडेड है। तो इसी को ही हम वैसलेज कहते हैं। जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, देखो ये याद रखना, लॉर्ड का मतलब यही होता है जो जिसके बड़ी बड़ी जमीनें हो, जमींदार जिसे कहते हैं हम। सो लैंड ओनर्स जो होते थे, जिनको नोबल्स कहा जाता था, वो वेसल्स होते थे, यानी कि वो लिंक होते थे राजा के साथ में, किंग के साथ में। और जो पीजेंट्स होते थे वो वेसल्स होते थे लैंड ओनर्स के, यानी कि जो लॉर्ड हैं वो किंग के ऊपर डिपेंडेड है, और जो पीजेंट्स हैं वो लॉर्ड के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस था। अगर कोई नोबल होता था तो उसको उसका क्या फायदा मिलता था भाई, ये समझ लेते हैं। अगर मान लो कोई सेकंड ऑर्डर में है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर तो हमने समझ लिया, क्लर्जी जो कि पादरी प्रीस्ट वगैरह होते हैं। सेकंड ऑर्डर जो होता है नोबल्स वाला, उसमें अगर कोई है तो उसको क्या फायदा होगा, एक तो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी, उसके पास पूरा कंट्रोल होगा अपनी प्रॉपर्टी पर, और वो अपनी खुद की आर्मी रख सकता है, ट्रूप्स रख सकता है, और
जो नोबल्स लोगों की आर्मी होती थी, ट्रूप्स होते थे, उसको फ्यूडल लिवीज कहा जाता था। ठीक है, फ्यूडल लिवीज मतलब जो ट्रूप होते थे, जो सेना होती थी। फिर है अपनी खुद की कोर्ट ऑफ जस्टिस चला सकते थे जो लॉर्ड्स होते थे, यानी कि मान लो गांव में रह रहे हैं, किसी का झगड़ा हो गया है ना, एक कोई चौधरी बन के जाता है और सारा झगड़ा सुलटा देता है और कॉम्प्रोमाइज करवा देता है, तो वो काम नोबल्स करते थे, चौधराट वाला। और इस तरीके से वो अपनी खुद की मनी वगैरह भी चला सकते थे, पावर बहुत थी भाई इनके पास। और उनकी खुद की जमीन होती थी बहुत बड़ी बड़ी, जहां पर पीजेंट लोग काम करते थे, कल्टीवेशन करते थे, क्रॉप्स वगैरह उगाया करते थे। पीजेंट्स इन्हीं पे डिपेंड थे भाई, हु वर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज फुट सोल्जर्स। और ये याद रखो कि जो ये पीजेंट्स होते थे, मान लो कभी लड़ाई हो गई तो इन्हीं पीजेंट्स को कभी कभी सोल्जर बना के भी ले जाया जाता था। मान लो लड़ाई हो गई तो जो आज ये खेती कर रहे हैं ना, कल को इसको हथियार पकड़ा देंगे, चल भाई लड़ चल के। तो ऐसा भी सीन होता था परमानेंट, और जो एक फिक्स जो आर्मी होती है वो अभी तक नहीं थी इनकी। ठीक है, जब जरूरत पड़ती थी तो भाई उसको सोल्जर भी बना दिया जाता था, वरना फुल टाइम तो वो फार्म में काम करता ही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो ये लॉर्ड होता था, उसकी ना एक जगह होती थी बहुत बड़ी, जिसको मेनर कहा जाता था। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी जिसको मेनर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेनर होती थी, इसमें हम समझते हैं क्या होता है। सो लॉर्ड की जो मेनर है, उसमें बहुत सारे विलेजेस आते थे, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस आते थे मेनर में, जहां पर जो पीजेंट लोग हैं वो रहते थे। ठीक है, मेनर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है जहां पर बहुत सारे गांव आते हैं। देखो ये बैकग्राउंड में आपको मेनर नजर आ रही होगी, तो मेनर का एग्जाम्पल है। देखो कितने सारे घर बने हुए हैं यहाँ पे। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, वरना मेनर में 100 विलेजेस भी होते थे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होती थी मेनर की। तो अब यहाँ मेनर में होता क्या है भाई, देखो, अ स्मॉल मेनोरियल एस्टेट कुड कंटेन अ डोजन फैमिलीज वाइल लार्जर एस्टेट माइट हैव 50 और 60। एक जो छोटी सी मेनर होती थी, छोटी जगह होती थी, छोटी प्रॉपर्टी होती थी, उस पे हो सकता है 10-12 फैमिली रहती हो, और जो एक बड़ी वाली जो मेनर होती थी उसमें हो सकता है 50 से 60 परिवार रहते हों। ठीक है, तो बहुत बड़ी जगह थी। और जितनी भी डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं, हमारी एसेंशियल चीज़ें, वो मेनर के वहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी में मिल जाया करती थी। लोग वहाँ पे रहते थे अच्छे से अपना घर बनाकर। और मेनर के अंदर जो फील्ड होती थी, जो खेत होते थे, वहाँ पे ग्रेन्स उगाए जाते थे। और उसी मेनर में ब्लैक स्मिथ भी हुआ करते थे भाई, कारपेंटर लोग भी हुआ करते थे, जो रिपेयरिंग वगैरह का काम करते थे, वेपन्स वगैरह बना लिया करते थे। मतलब सभी लोगों का वहाँ पे लाइवलीहुड मौजूद था, वहाँ पे वो बेरोजगार नहीं थे। जो भी मेनर में रहता था उसको खाना भी मिल जाता था, उसको काम भी मिल जाता था, वो फार्मिंग भी कर लेता था, उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाती थी लॉर्ड की। और इसके अलावा स्टोन मेसन्स होते थे, ठीक है, जो कि पत्थर का काम करने वाले लोग होते हैं, वो बिल्डिंग वगैरह बनाया करते थे। और जो विमेन होती हैं वो क्या करती है, स्पूनिंग और फैब्रिक को वोव करना, यानी कि जो बुनाई का काम होता है, सिलाई का काम होता है, विमेन वगैरह वो काम करती थी। जो बच्चे होते थे वो वाइन प्रेसेस में काम करते थे। वाइन, अब वाइन कैसे बनती है, जो अंगूर खराब हो जाते थे तो उसको ना प्रेस किया जाता था और उसका रस निकाला जाता था। कैसे, कुछ इस तरीके से। देखो बैकग्राउंड में ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक वाइन प्रेस का काम चल रहा है। जो खराब अंगूर हो गए हैं उसको एकदम दबा दो, उसका जो है रस निकलेगा, फिर उससे वाइन बनेगी। तो ये बच्चों को इस काम में लगा दिया जाता था। आपको यहां तक समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। जो लॉर्ड होते थे, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं, जिनकी जमीनें थी, वो हंटर भी थे भाई। वो जानवरों का शिकार करने का बहुत शौक रखते थे। कभी हिरन मार दिया, कभी टाइगर मार दिया। ठीक है, तो होता क्या था, जंगलों में जाते थे और अपनी जगह पर भाई बहुत बड़े बड़े जंगल भी थे उनके, और वहां पे वो हंटर वगैरह का काम भी करते थे। दे कंटेन्ड पेस्चर्स वेयर हिज कैटल एंड हिज हॉर्सेस ग्रेज्ड। और मेनर में पेस्चर्स भी होते थे, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड होते थे जहां पर जानवर चरने जाते थे। कुछ इस तरीके से पेस्चर्स होते हैं। देखो ये भी मेनर में होता था। सोचो भाई, मेनर अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि वहां पे इतने सारे जानवर भी चर रहे हैं, और वहां पे फार्मिंग भी हो रही है, वहां पे जंगल भी है, वहां पे शिकार भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब इनमें से एक छोटा सब टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है द नाइट्स। अब ये जो नाइट्स है ना, ये पीजेंट लोगों से थोड़े अलग हैं। आपको फोटो से नजर आ रहा है कि ये नाइट्स कैसे हैं? अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आगे बताऊंगा। देखो, जब 9th सेंचुरी का टाइम आया तो यूरोप के अंदर लगातार वॉर होती रहती थी।
कभी एक राजा की दूसरे राजा से वॉर हो गई, कभी उसकी उससे हो गई, तो वॉर ना लगातार होती रहती थी। तो ऐसे में एक अच्छी कैवेलरी की जरूरत थी, एक अच्छी आर्मी जो हॉर्स राइडिंग में लोग अच्छे हों और लड़ाई करना जानते हों। क्योंकि जो पीजेंट से ये लड़ाई करवा रहे थे ना, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, जो लोग इनके वहां फार्मिंग करते थे उन्हीं से ये लोग लड़ाई भी लड़वा देते थे कभी कभी, पर वो लोग ना कामयाब नहीं थे इतने। अब इनको चाहिए थे एक परमानेंट कुछ ऐसे लोग जो भाई अच्छे से काम करें और लड़ाई जो है वो जीत जाएं, वॉर वगैरह जीत जाएं। तो यहाँ पे आते हैं हमारे नाइट्स। देखो भाई बैकग्राउंड में अब आपको समझ आएगा नाइट्स करते क्या थे। भाई प्रोफेशनली ट्रेंड, इतनी प्रैक्टिस करते रहते थे ये लोग लड़ाई करने की, फेंसिंग करते थे, जैसे तलवार लेके ऐसे ऐसे चलाते रहना, यूं यूं करते रहना, और हमेशा कुछ ना कुछ ये करते ही रहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सोसाइटी में इनका भी जिक्र आता है। तो ये एक नया सेक्शन था लोगों का जिसको नाइट्स कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाइट्स क्या होता है। और ये लोग जो हैं लॉर्ड से कनेक्टेड थे, यानी कि लॉर्ड के लिए काम करते थे। जैसे लॉर्ड किसके लिए काम करते थे, किंग के लिए, है ना। किंग बदले में लॉर्ड को जमीन देता था, पैसे देता था। और जो ये होते थे नाइट्स, ये काम करते थे लॉर्ड्स के लिए, लॉर्ड्स बदले में जमीन देता था इनको। ठीक है, तो यही अपना फ्यूडलिज्म है, जमीन से ही सारा कुछ जुड़ा हुआ है। सो द लॉर्ड गेव द किंग, सॉरी द लॉर्ड गेव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड। देखो अगर मान लो भाई नाइट्स है जो ये पीछे लड़ाकू थे, अगर इन्होंने अच्छा काम करा तो इसको जमीन दे देगा लॉर्ड खुश होके, और वो जो जमीन होगी उसको कहते हैं फीफ। फीफ का मतलब क्या होता है, जो जमीन लॉर्ड देता था किसको, नाइट्स को, और प्रॉमिस भी करता था कि भाई ये जमीन पकड़ और मैं तेरी प्रोटेक्शन भी करूंगा, ये भी प्रॉमिस तेरे से मैं करता हूं। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा चल रहा है अभी तक। अब ये जो फीफ वाली जमीन होती है जो नाइट्स को मिलती थी, वहां पे ये चाहे तो भाई खेती भी करवा सकते थे पीजेंट से, और बदले में नाइट्स जो है पेड हिज लॉर्ड अ रेगुलर फी एंड प्रोमिस टू फाइट फॉर हिम इन वॉर। अब मान लो भाई बहुत बड़ी जमीन दे दी जिसको फीफ कह रहे हैं हम, और वहां पे वो नाइट्स जो है भाई वो खाली टाइम पे खेती करवा रहे हैं, कल्टीवेशन करवा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं ना भाई, तो उसका कुछ हिस्सा देना पड़ेगा लॉर्ड को कि भाई तू पैसे कमा रहा है, कुछ हिस्सा दे दे। ठीक है, और यही है कि भाई वो हिस्सा दे देता था और लॉर्ड को प्रॉमिस करता था, वो भी खुश लॉर्ड भी खुश। तो वो कहता था कि देखो बाबूजी जब आपको जरूरत पड़ेगी हमारी, हम आपके लिए लड़ने आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही हमें जमीन देते रहिए। तो ये सीन पूरा चल रहा है। नाइट्स प्रैक्टिस्ड फेंसिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, फेंसिंग तलवार लेके यूं चलाना यूं चलाना, ये हमेशा प्रैक्टिस करते रहते थे। डमी लगा के एक नकली पुतला लगा दिया, उसी को ही मारते काटते रहते थे। तो ये बहुत ज्यादा स्किल्ड थे भाई, वॉरियर्स थे ये। सो दे कैन सर्व मोर देन वन लॉर्ड। अब ये याद रखो कि अगर कोई बंदा नाइट बन गया तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही लॉर्ड से जुड़ा रहेगा, हो सकता है कि वो 2-3 बंदों के लिए भी काम करे। ठीक है, हो सकता है 2-3-5 बंदों के लिए भी काम करे, पर जिस टाइम पे जिसके लिए काम कर रहा है तो बहुत लॉयल्टी के साथ करेगा। ठीक है, एक टाइम पे एक बंदा, इस तरीके से ये काम करते थे। तो नाइट्स वाला तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नाइट्स में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं, देखो 2 ऑर्डर हमने पूरे कर लिए हैं, क्लर्जी हो गया, नोबल्स हो गया, नोबिलिटी वाला हो गया। तीसरा ऑर्डर है हमारा पीजेंट्स का, ये तो और इजी है। पीजेंट्स क्या है भाई, जो फार्मिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, देखो वेस्टर्न यूरोप में जो पीजेंट्स थे ना वो भी 2 तरीके के होते थे। अब वो 2 तरीके कौन से हैं वो समझ लो। तो कल्टीवेटर्स जिसको हम फार्मर भी कहते हैं, तो फार्मर्स जो है एक होते थे फ्री पीजेंट्स और एक होते थे सर्फ। मैंने आपको एक वर्ड पहले भी बताया था, सर्फ क्या होता है आगे बताऊंगा, वो अब टाइम आ गया है बताने का। तो सर्फ क्या होता है और फ्री पीजेंट्स क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर देखोगे, फ्री पीजेंट्स का मतलब होता है ये वो लोग होते थे जो भाई दे पोसेस देयर फार्म्स एज टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड। ये लॉर्ड के फार्म पे काम करते थे किराएदार की तरह, यानी कि किराए का फार्म लेते थे, उधर अपनी खेती करते थे। और मैन हैड टू प्रोवाइड मिलिट्री सर्विस फॉर एट लीस्ट 40 डेज अ ईयर। और ये जो फ्री पीजेंट्स होते थे इनको लॉर्ड के लिए मिलिट्री सर्विस भी देनी पड़ती थी, कम से कम साल में 40 डेज, 40 दिन इनको मिलिट्री सर्विस में भी जाना पड़ता था। और ये भाई किराए पे वहाँ पे खेत लेकर काम भी करते थे। तो समझ रहे हो, डबल डबल काम करवाया जा रहा है इनसे। और जो पीजेंट्स की फैमिलीज होती थी हैड टू सेट असाइड एटलीस्ट 3 days टू गो एंड वर्क इन द लॉर्ड्स एस्टेट। और जो भाई ये जो पीजेंट्स है ना, ये तो जाते ही थे लड़ाई लड़ने,
इनकी फैमिली को भी तंग किया जाता था। इनकी फैमिली को हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन लॉर्ड की मेनर जो होती थी ना प्रॉपर्टी, वहां जाके काम भी करना पड़ता था। जैसे विमेन्स को वही बुनाई सिलाई का काम और बच्चों को वाइन प्रेस में काम करवाया जाता था। तो ये सब चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब आगे समझो, अनपेड वर्क्स, कभी कभी इनसे ऐसा काम भी करवाया जाता था जिसके लिए इन पीजेंट्स को कोई पैसा नहीं मिलता था, जैसे गड्ढे खोदना और लकड़ी इकट्ठा करके लाना, और इसके अलावा बाड़ बनाना, ठीक है। जैसे मान लो ये खेत है तो इसकी बाड़ वगैरह बना दी जाती है, ठीक है, तो वो इनसे बनवा दी जाती थी फ्री में, कोई पैसे नहीं देते थे। रोड खराब हो गया, चल भाई रोड रिपेयर कर दे, कोई पैसे नहीं मिलते थे। बिल्डिंग खराब हो गई, चल भाई बिल्डिंग रिपेयर कर दे, मजदूरी कर दे, कोई पैसे नहीं मिलते थे। तो ये इनके साथ बहुत ज्यादती होती थी कि भाई इनको कभी कभी ऐसा काम भी करवाते थे जिसके कोई पैसे नहीं मिलते थे। इसके अलावा इन्हीं पीजेंट्स के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था जिसको टाइल कहा जाता था। समझ आ गया? एक टैक्स हमने पीछे पढ़ा था जिसको टीथ कहा जाता था, ठीक है, और एक टैक्स जो अब हम पढ़ रहे हैं इसको टाइल कहा जाता है। तो ये टीथ एंड टाइल बहुत बारी आता है पेपर में। टाइल का मतलब क्या होता है, जो पीजेंट होते थे उनके ऊपर किंग जो है वो एक टैक्स लगाता था, सिर्फ और सिर्फ पीजेंट्स के ऊपर ही ये टैक्स लगता था और किसी के ऊपर नहीं लगता था। जो क्लर्जी है यानी कि जो प्रीस्ट वगैरह थे और जो नोबल्स थे वो इस टैक्स से बिल्कुल दूर थे, एग्जेम्प्टेड थे। ये टैक्स ओनली एंड ओनली फॉर पीजेंट्स था, ठीक है। जो टाइल टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ पीजेंट्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं, तो फ्री जो पीजेंट्स हैं उसका मतलब समझ गए हो, तो अब हम सर्फ का मतलब समझते हैं, ठीक है। ये दूसरा टाइप है पीजेंट्स का। सर्फ कौन होते थे? ये सर्फ कल्टीवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड बिलोंग टू द लॉर्ड। जो लॉर्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड जो होता है उसी की जमीन को कल्टीवेट करते थे। दे हैड टू वर्क ऑन द लैंड विच बिलोंग्ड एक्सक्लूसिवली टू द लॉर्ड विदाउट एनी वेजिस। समझ गए? लॉर्ड के वहां काम करना है विदाउट एनी वेजिस, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, विदाउट वेजिस, बिना दिहाड़ी के काम करना है। और छोड़ के भी नहीं जा सकते, तंग आ गए हो तो तंग ही रहो, लॉर्ड की परमिशन नहीं होगी तो छोड़ के भी नहीं जा सकते। ऐसा उनका हाल कर रखा था वहां पे। तो सर्फ की हालत बहुत खराब थी भाई, इनसे काम भी करवाया जा रहा है और छोड़ के भी नहीं जा सकते, तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। और सर्फ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मील को, चक्की होती है जो, जहां पे अपना आटा वगैरह जो गेहूं पीसना, या जो लॉर्ड के ओवन लगे हुए हैं वहां पे अपनी भाई ब्रेड वगैरह थोड़ी सी बेक कर ली, ठीक है, वाइन बना ली, वाइन वगैरह पी ली, बियर पी ली, और ब्रेड बना लिए, ब्रेड खा लिए। बस खाना पीना मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, दिहाड़ी नहीं मिलती थी, याद रखना। तो अब हमने अपने तीनों ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट ऑर्डर द क्लर्जी, सेकेंड ऑर्डर नोबेलिटी, थर्ड ऑर्डर पीजेंट्री। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो कि है सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन पीपल ऑफ थ्री ऑर्डर। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन था, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एनवायरमेंट हमारा पहला टॉपिक है। देखो, मोस्ट ऑफ द यूरोप, जो यूरोप का ज्यादातर एरिया था ना, वहां पे फॉरेस्ट बहुत होते थे 5th से 10th सेंचुरी के बीच में। जो यूरोप था उसकी ज्योग्राफी की मैं बात बताऊं तो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया था वहां पे। सो द लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर वॉज लिमिटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए तो जंगल साफ करने पड़ेंगे ना, जब तो वो एक खेत बना पाओगे आप, उसको फील्ड बना पाओगे। लेकिन यहाँ तो जंगल था और एग्रीकल्चर का लैंड बहुत लिमिटेड था। अब होता क्या है आगे देखो, जो पीजेंट्स होते थे वो कभी कभी भागकर जंगलों में छुप जाते थे अपने लॉर्ड से बचने के लिए, ठीक है। कभी मान लो बहुत कोई तंग आ गया, भाग के फरार हो गया, सीधा जंगल में घुस के छुप गया, मिलेगा भी नहीं। सो यूरोप वॉज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ कोल्ड क्लाइमेट, और इसी टाइम पर यूरोप में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड था, बहुत ठंड पड़ रही थी इस पीरियड में। और इससे क्या होता है कि विंटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, यानी कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी, और जो थोड़ी बहुत गर्मी चाहिए होती है जब ही तो आपकी फसल उगेगी ना, क्रॉप जब ही तो उगेगी। जब आपका एग्रीकल्चर आपको अच्छा करना है तो थोड़ी गर्मी भी चाहिए होगी आपको, सिर्फ बर्फ जमी रहेगी, ठंड पड़ती रहेगी तो इससे तो नहीं होगा एग्रीकल्चर में कुछ भी। सो ये वहाँ का एनवायरमेंट था। फिर क्या हुआ, 11th सेंचुरी के आसपास यूरोप में थोड़ा गर्म मौसम होने लगा, वार्म फेज आया, थोड़ा वार्म मौसम हो गया विद इंक्रीज्ड एवरेज टेम्परेचर। जो एवरेज टेम्परेचर था वो बढ़ गया वहाँ का, और अब वहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप्स वगैरह का सीजन अच्छा हो गया, ठीक है। जब थोड़ी गर्मी पड़ने लगी सो फिर क्या होता है, जो सॉइल थी वो भी अब अच्छे से उसको जोत सकते थे, प्लॉइंग का काम इजी हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था, मान लो ये फील्ड है आपकी और आपको इसमें अपना हल चलाना है, प्लॉइंग करनी है, तो बर्फ जमी होती थी भाई,
सही से नहीं हो पाता था, लेकिन जब वार्म सीजन आया थोड़ा तो ये चीज़ें भी होने लगी इजीली। ओके, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, लैंड यूज। ठीक है, देखो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वॉज वेरी प्राइमिटिव इन अर्लियर पीरियड। यूरोप के शुरुआती दिनों में एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी। जैसे एक सांड और बैल होता है ना, उसके पीछे हल लगा दिया लकड़ी का और वो खींच रहा है, ये वाला सिस्टम था वहाँ पे। कोई मशीन कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी अभी तक। और जो पीजेंट होते थे उनके पास सिर्फ एक लकड़ी का हल होता था जो कि एक बैल खींचता था। ठीक है, और इस तरीके से ही ये काम चल रहा था एग्रीकल्चर का, और सही से नहीं होता था भाई। अगर लकड़ी वाले से क्या है कि जुताई, जो प्लोइंग का काम है वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता। फिर न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी आती है बाय द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी आते आते एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजी आई, और अब जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने हैवी आयरन की टिप वाले प्लॉज का यूज करना शुरू कर दिया था। देखो, और मोल्ड बोर्ड्स का यूज होने लगा था। ये देखो, ये मोल्ड बोर्ड है और इसके आगे जो हल लगा होगा वो आयरन की टिप वाला होगा, और सोचो कि ये कितना धांसू चलता होगा। ठीक है, जब ये जमीन में जाएगा तो मिट्टी को अच्छे से जोतेगा। तो इस तरीके से ये नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, जो एनिमल्स होते थे ना, पहले उनके गले में, नेक में एक वो नेक हार्नेस लगा दिया जाता था कंट्रोल बनाने के लिए, लेकिन अब शोल्डर हार्नेस लगने लगे थे। देखो, शोल्डर्स के पास लगाने लगा था जो भी उनका मालिक होता था, और इससे क्या है, ज़्यादा पावर जनरेट कर पाते थे जो एनिमल्स होते थे जब शोल्डर से खींचते हैं। एक होता है नेक पे खींचोगे तो ज़्यादा दबाव पड़ेगा, एक होता है शोल्डर पे बांध के। अब सोचो, आपको एक भरा हुआ बैग आपके गले पे लटका दिया, आपका गला यूं हो जाएगा, और वही बैग आप अपने शोल्डर पे यूं कर दो, आप आराम से उठा लोगे। तो इस तरीके से एनिमल्स के थोड़े इसमें भी चेंज आ गए थे। और जो हॉर्सेस होते थे ना, उनके ये जो घोड़े की नाल होती है, जो पैर, जो उनके पैरों के ना एक लोहे का होता है वो बना दिया जाता है, आपने कभी देखा हो, ताकि उनके पैर खराब ना हो घोड़े के। आयरन के हॉर्स शूज, घोड़े के जूते कहते हैं जिसे, वो बनाने लगे ताकि उनके पैर खराब ना हो, फूट डिके ना हो। ठीक है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है सारी। इसके अलावा विंड और वाटर एनर्जी का यूज भी लगा था एग्रीकल्चर में। देखो भाई, ये लगा दिए, ठीक है, और ये जब घूमेगा हवा से तो टरबाइन घूमेगी और एनर्जी बनेगी। तो ये वाला न्यू टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक अच्छे से याद रखना, यूरोप में चेंजेस आ रहे थे। 3 ऑर्डर तो हमने पढ़ लिए थे। अब एक चौथा ऑर्डर भी आ गया है जिसका नाम तो आपके चैप्टर में दिया ही नहीं हुआ। चैप्टर में दिया हुआ है सिर्फ द 3 ऑर्डर्स, लेकिन एक 4th ऑर्डर भी बन रहा था धीरे धीरे। वो क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए भाई, जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, ट्रेड बढ़ता जा रहा था, और टाउन्स भी बड़े होते जा रहे थे। और अब क्या था कि खाना अच्छा था तो लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ गया, लोग लंबा जीने लगे। और एक एवरेज यूरोपियन उस टाइम पे लगभग 10 साल ज़्यादा जीने लगा था। और 13th सेंचुरी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, ठीक है, 13th सेंचुरी में जो यूरोपियन थे वो 10 साल ज़्यादा जी रहे थे एज कंपेयर टू 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में वो थोड़ा कम जीते थे क्योंकि खाना ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन जब खाना अच्छा मिलने लगा तो लाइफ स्पैन बढ़ गया। और जो विमेन और जो गर्ल्स होती थी ना, उनकी लाइफ स्पैन थोड़ी शॉर्ट होती थी, थोड़ा कम जीते थे वो। अगर आप मैन के साथ कंपेयर करोगे ना, तो मैन क्या थोड़ा खाना अच्छा खाते थे, विमेन को इतना खाना अच्छा नहीं मिलता था, तो वो उनकी लाइफ स्पैन थोड़ी सी कम थी, थोड़ा कम जीते थे। फिर आती है 11th सेंचुरी के बाद, तो द डेजर्टेड एंड रूइंड टाउन्स ऑफ रोमन एम्पायर बिगेन टू ग्रो अगेन। मैंने आपको बताया था ना, एक टाइम पे जो गॉल है, जो बाद में फ्रांस बना, वो एक टाइम पे रोमन एम्पायर का ही तो पार्ट था। तो वो जब रोमन एम्पायर खत्म हुआ था, बिल्कुल कबाड़ा हो गई थी वो जगह, लेकिन अब दोबारा से वो सारी जगहें एकदम से ग्रो करने लगी थी क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा हो गया था, और इसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे थे, तो ट्रेड कॉमर्स भी बढ़ रहा था। और लगातार जो मेले लगते हैं ना, पीरियोडिक फेयर, बाजार वगैरह लगाना, वो दुकानें लगाना, मार्केट लगाना, ये काम बहुत बढ़ गया था। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था 3 ऑर्डर में। पहले ऑर्डर वाले जो थे वो चर्च में काम करते थे, दूसरे ऑर्डर वाले नोबल्स थे, लॉर्ड थे, तीसरे जो ऑर्डर में थे लोग वो पीजेंट थे। हमने कहीं भी अभी तक सिटी लाइफ के लोगों के बारे में नहीं पढ़ा था, जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड एंड कॉमर्स में हैं, तो वो एक 4th ऑर्डर है, समझ लीजिए। ठीक है, सो धीरे धीरे ये जो जगहें हैं ये डेवलप होने लगी थी और एक टाउन बनने लगा था।
और वहाँ पे एक टाउन स्क्वायर बना दिया गया जहाँ लोग एंटरटेनमेंट करने जाते थे, चर्च बना दिए गए आसपास, रोड बन गए, शॉप्स बहुत सारी बन गई थी शहरों में, ऑफिस बन गए थे। तो ये थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ यूरोप के शहरों में। एक चीज़ यहाँ पे और आती है जिसको कहते हैं हम गिल्ड। गिल्ड का मतलब होता है एसोसिएशंस। जो लोग काम करते हैं ना, ट्रेड एंड कॉमर्स वाले जो मर्चेंट्स होते हैं, उनका ग्रुप होता था एक, जो कि मार्केट पे कंट्रोल रखते थे, कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट आ रहा है, कैसे इसको किस रेट पे बेचा जा रहा है। तो इस पे नज़र रखने वाले लोगों को गिल्ड कहा जाता था, ठीक है, जो कि देखते थे कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। तो गिल्ड का भी आप इंपॉर्टेंस जो है वो याद रखना भाई। ट्रेड एंड कॉमर्स में गिल्ड की बहुत इंपॉर्टेंस थी, वही देखते थे क्वालिटी कैसी है जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, और उसका प्राइस उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ओके। और ये गिल्ड वाले लोग जो थे ना, ये अपनी मीटिंग भी करते रहते थे, जो कि गिल्ड हॉल में होती थी, जहाँ पे सेरेमोनियल फंक्शंस भी होते थे, मीटिंग्स भी होती थी, ठीक है, और गेस्ट वगैरह सारे आते थे इनके। अब हमारा अगला टॉपिक है कैथेड्रल टाउन्स। कैथेड्रल क्या होता है? एक बहुत बड़ा चर्च होता है जो बनाया जाने लगा था इसी टाइम पे यूरोप में। बड़े बड़े चर्च होते थे तो वो कैथेड्रल कहलाते थे। टाउन्स इसके आगे जोड़ दोगे तो इसका मतलब है उस चर्च के आसपास नियर बाय जितना भी टाउन वगैरह डेवलप हुआ वो कैथेड्रल टाउन उसको हम कह सकते हैं। सो जो रिच मर्चेंट्स होते थे वो अपने बड़े बड़े डोनेशंस देते थे चर्च को, ठीक है, चर्च बनाने के लिए। सो बहुत लार्ज और बड़े बड़े चर्च जो बनाए गए उसको कैथेड्रल कहा जाता है। कैथेड्रल का मीनिंग होता है लार्ज चर्च, बहुत बड़ा चर्च होता है जो, और जो कि फ्रांस में बनाए गए थे फ्रॉम द 12th सेंचुरी, ठीक है। 12th सेंचुरी से ये जो बड़े बड़े कैथेड्रल जो चर्च होते थे ये बन रहे थे। और इसके अलावा अगर हम आगे देखें सो होता क्या था, ये जो चर्च होते थे पत्थर के बनते थे भाई, बिल्ट ऑफ स्टोन, बहुत मजबूत पत्थर होता था, और एक चर्च को बनने में कई साल लग जाते थे। और जब ये बन जाता था तो कैथेड्रल के आसपास का जो एरिया होता था बहुत पॉपुलेटेड हो जाता था, लोग आते थे भाई, क्रिश्चियंस वगैरह बहुत रहने लगे चर्च के आसपास वहाँ पे। सो एंड व्हेन दे वर कंप्लीटेड, जब चर्च पूरा बन जाता था तो वो चर्च पिलग्रिमेज का सेंटर बन जाता था। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, ठीक है, लोग वहाँ पे आते थे रिलीजियस पर्पज से। सो जो छोटे टाउन्स थे वो डेवलप होने लगे कैथेड्रल टाउन्स के रूप में। आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये कैथेड्रल्स होते हैं इसका डिज़ाइन कैसा होता है, डिज़ाइन समझ लो। इसको बनाने के लिए क्या क्या होता था, एक तो जो प्रीस्ट जो भी बोलेगा उसकी आवाज़ पूरे चर्च में भाई सुनाई देनी चाहिए कि प्रीस्ट बोल क्या रहा है, ठीक है, पूरे हॉल में गूंजनी चाहिए। और जो मॉन्क अपने भजन गाएंगे, सिंगिंग करेंगे, वो भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल आवाज़ आनी चाहिए, इस तरीके से उसका डिज़ाइन हो चर्च का। और जो बेल बजती है ना चर्च में, देखो जैसे ये फोटो में बेल लगी हुई है, तो वो पूरे में गूंजे, उसकी आवाज़ मेलोडियस सी है ना, कानों में चुभे ना, बेल बहुत अच्छे से सुनाई दे। ये थोड़ा डिज़ाइन पे ध्यान दिया गया था। अगला टॉपिक है हमारा द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। अब जब 14th सेंचुरी आई तो यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, यूरोप की इकोनॉमिक एक्सपेंशन बहुत स्लो हो गई थी। जिस तरीके से यूरोप ग्रो कर रहा था वो थोड़ा कुछ टाइम के लिए रुक गया। उसके 3 रीज़न सबसे बड़े माने जाते हैं। एक तो होता है चेंज इन क्लाइमेट, जो क्लाइमेट कुछ टाइम से वार्म चल रहा था, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था, वो वापस से ठंडा हो गया। और शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी, जो मेटल की मनी चलती थी ट्रेड एंड कॉमर्स में, वो सिक्के जो चलते थे वो बंद हो गए लगभग, क्योंकि मेटल्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। फिर आता है ब्यूबनिक प्लेग, प्लेग नाम से एक इन्फेक्शन फैला जिससे बहुत लोग मारे गए। तो ये 3 रीज़न माने जाते हैं जिससे बहुत बड़े क्राइसिस का सामना किया यूरोप ने। सबसे पहले देखते हैं क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ था। सो 13th सेंचुरी के एंड तक जो गर्म वेदर होता था समर्स का, उसमें क्या हुआ, वापस से थोड़ा सा मतलब ठंडा वाला वेदर आ गया, कोल्ड वाला वेदर। अब इससे कोल्ड से क्या होगा, एग्रीकल्चरल मतलब प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जो सीजन पहले ज़्यादा होते थे क्रॉप्स के वो रिड्यूस हो गए, ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट हो गया खेती कर पाना। इतनी ठंडा अगर वापस से ठंड हो जाएगी तो कहाँ से एग्रीकल्चर होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, जो कैटल्स होती हैं यानी कि जो आपकी भेड़ है, बकरी है, ठीक है, काऊ है, ये सारे जानवर रिड्यूस होने लगे थे। क्यों? क्योंकि इनका जो पेस्चर वाला एरिया होता है जहाँ पे ये लोग चरने जाते थे वो तो ख़त्म हो गया। खाने को नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे जानवर। और पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, रिसोर्सेज थे नहीं, तो इससे क्या होगा,
फैमीन हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, भूखमरी आ जाएगी, लोगों पे खाने के पैसे नहीं होंगे और लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये तो क्लाइमेट चेंज का असर था। फिर आता है मेटल मनी की कमी से क्या हुआ वो समझते हैं। देखो ये आपके पीछे जो दिख रहा है ये मेटल मनी है। तो ट्रेड वॉज हिट बाय अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी। जब ट्रेड होता है तो हम पैसे देते हैं। आप अगर कुछ मोबाइल खरीद रहे हो, मोबाइल के बदले आप पैसे दोगे, लेकिन ये जो ट्रेड चल रहा था इसमें मेटल की जो मनी यूज होती थी उसकी शॉर्टेज हो गई, क्योंकि सिल्वर माइंस की जो थी ना उसमें बहुत कमी हो गई थी। सिल्वर माइंस कहाँ थी? ऑस्ट्रिया और सर्बिया में थी। तो वहाँ सिल्वर बहुत कम निकल रहा था, तो मेटल मनी जो थी ना उसकी शॉर्टेज आ गई। अब भाई पैसे ही नहीं बनेंगे तो ट्रेड वगैरह तो ठप हो जाएगा ना सारा। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट ने ना जो वो सिक्के होते थे उसमें सिल्वर की जो वो थी प्योरिटी वो थोड़ी कम कर दी और मिक्स कर दिया, थोड़ा सस्ता मेटल मिला दिया। तो इससे भी थोड़ा मामला खराब हो गया। अब प्लेग नाम से एक बीमारी फैली थी, इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, जो चूहे से फैली थी। कैसे? देखो ट्रेड वगैरह होता था जब 13 एंड 14 सेंचुरी में। सो जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, पानी के जो शिप्स होती हैं, वो सामान लाते थे ना। मान लो फ्रांस में हो आप बैठे हुए, आपने अफ्रीका से कोई सामान मंगवाया है और वो शिप में आया है, हो सकता है उस शिप में चूहे भी चढ़ गए हों बीमारी वाले, और जब वो चूहे आपके देश पहुंच गए उस नाव के साथ में, उस जहाज के साथ में पानी वाले, तो वो चूहे आपके वहां पे भी बीमारी पूरी फैलाएंगे, प्लेग वाली। तो इसी तरीके से ये बीमारी फैली थी यूरोप में। ठीक है, जो वो रैट थे यानी कि जो चूहे थे वो अपने साथ एक प्लेग नाम से इन्फेक्शन लेकर आए थे साथ में, और बहुत लोग उससे मारे गए थे। कितने? आइए आपको बताता हूं। सो ये जो एपिडेमिक था इसमें लगभग यूरोप की 20% पॉपुलेशन मारी गई भाई। ठीक है, प्लेग की वजह से। और कुछ कुछ जगहों पर तो उस जगह की 40% आधी लगभग पॉपुलेशन ही मर गई। समझो बहुत मौत हुई थी प्लेग की वजह से। सोशल अनरेस्ट। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। अब आप देख रहे हो ना, क्राइसिस आ गया है, एग्रीकल्चर चल नहीं रहा, जो चीजें लैंड पे ऊपर मतलब डिपेंडेड थी वो तो अब चल नहीं रही। पावर लगभग खत्म होती जा रही थी नोबल्स की, जो लॉर्ड होते थे उनकी, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उनकी पावर अब धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि उनका सब कुछ लैंड से कनेक्टेड है और एग्रीकल्चर हो नहीं रहा। सो हुआ क्या, द इनकम ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड की इनकम बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस हैं वो बहुत नीचे गिर गए थे, कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब भाई वेजेस जो है वो बढ़ गए, किसान कह रहे हैं हमें दिहाड़ी इतनी चाहिए, और वेजेस उनको मतलब दिहाड़ी ज़्यादा चाहिए, और वो उतने में उनका फ़ायदा हो नहीं रहा था लॉर्ड्स का, और बहुत ज़्यादा पैसों को नुकसान हो रहा था। सो लॉर्ड्स ने क्या करा, बहुत सारे जो उन्होंने मनी कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे ना पीजेंट्स के साथ में भाई, कि हाँ ये डन है अपना, ये डन है, ऐसे है ऐसे है, वो सारे लॉर्ड्स ने ना ऐसे कट मार दिए कि नहीं हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। और उन्होंने क्या करा, जैसे पहले जबरदस्ती उनसे काम करवाते थे ना लेबर की तरह, पैसे नहीं देते थे, वो करवाने की कोशिश करी। तो इससे भाई अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट हो गया, लोग गुस्से में आ गए जितने भी थे पीजेंट्स, खासकर जो पढ़े लिखे पीजेंट्स थे और जो थोड़े से एजुकेटेड और प्रोस्पेरस यानी कि जो पैसों में भी अच्छे थे थोड़े किसान और जो पढ़े लिखे थे, वो समझ गए भाई ये लॉर्ड जो है हमें पागल बना रहा है और अब इसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना होगा। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल चेंजेस बिटवीन 15th एंड 16th सेंचुरी। अब थोड़ा टाइम और आगे बढ़ गया है, अब 15th और 16th सेंचुरी आ गई है। अब इसमें क्या हो रहा है आइए देखते हैं। सो 15th और 16th सेंचुरी में यूरोपियन किंग्स स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पावर। अभी तक क्या चल रहा था भाई, फ्यूडलिज्म चल रहा था। फ्यूडलिज्म में सबसे टॉप पर चर्च था, असली पावर नोबल्स के पास होती थी। नोबल्स कौन थे? जिसके पास जो लैंड ओनर थे, बड़े बड़े पैसे कमा रहे थे भाई, पैसा छाप रहे थे, बड़ी बड़ी जमीनें थी, मेनर थी, सारा कुछ काम ठप हो गया। अब जो किंग है ना, अब इनको ये लगा कि भाई मिलिट्री को मजबूत करो, ये लॉर्ड्स वॉर्ड्स को साइड करो और मोनार्की ले आओ पूरे यूरोप में, फ्रांस में, इंग्लैंड में मोनार्की ले आओ, बस राजा ही सब कुछ करे। तो ऐसा अब इन्होंने सोच लिया, इनके मन में ये ख्याल आया। और लुई 11 जो था फ्रांस में, और मैक्सिमिलियन था ऑस्ट्रिया में, हेनरी 7 था इंग्लैंड में, और इजाबेल और फेर्डिनेंड था स्पेन में। ये रूलर्स थे। ये नाम जो मैंने आपको हाईलाइट करके दे रखे हैं, ये इन जगहों के रूलर्स हैं जो कि ये चाहते थे कि हम वहां पे मोनार्की ले आएं और हम अपने अकॉर्डिंग सब कुछ काम करें। उन्होंने क्या करा, एक तो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनाई अपनी, जो स्टैंडिंग आर्मी, एक होता है दिहाड़ी वाले,
कि भाई जरूरत पड़ी है तो उठा लो, लड़ाई लड़नी है अगले दिन उसी से खेती भी करवा रहे हो, तो इससे कभी आपका किंगडम नहीं बनेगा भाई। इन लोगों ने, किंग लोगों ने सोच लिया था भाई स्टैंडिंग आर्मी बनानी पड़ेगी, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी रखनी पड़ेगी, ऑफिशियल्स होंगे जो, और टैक्स लगाना पड़ेगा पूरी जगह पे, जहां जहां पर हमारा रूल होगा बड़ा अच्छा खासा टैक्स लगाएंगे सबके ऊपर, ये इन्होंने सोच लिया था। अब राइज होता है मोनार्की का यूरोप में। मोनार्कीज जो थी यूरोप में वो सक्सीड हो जाती हैं, क्योंकि भाई 12th और 13th सेंचुरी में जो क्राइसिस आ रहा था 14th सेंचुरी में, उसकी वजह से लॉर्ड्स वगैरह कमजोर पड़े हुए थे, तो मौका तो अच्छा था। तो यहां से इनकी मोनार्की, यानी कि मोनार्क कौन होता है, एक किंग होता है। मोनार्की का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जहां किंग के पास सारी पावर होगी, ठीक है। सो अब इन किंग लोगों को लगने लगा, अपने अपने जो भी एरिया के किंग थे वो कहते हैं भाई ये अब मोनार्की लाने का टाइम बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे हमें फ्यूडल सिस्टम का एंड होते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि लैंड से जो उनका सब कुछ रेवेन्यू आता था वो कम हो गया था, और लॉर्डशिप और वैसलेज वाला जो काम था वो भी अब खत्म हो गया था, ठीक है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी थी किंग्स के पास में कि वो अपना कंट्रोल बढ़ाकर, वो पावरफुल लोग हों चाहे नॉन पावरफुल लोग हों, सब पे कंट्रोल बना सकते थे। अब उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए रेडी बैठे थे। और होता क्या है आगे आइए समझते हैं। सो जो मोनार्क लोग थे उन्होंने टैक्स को बढ़ाने पे ध्यान दिया था, मैंने अभी आपको बताया था। जो किंग होते हैं, ठीक है, उन्होंने इंक्रीज कर दिया टैक्स, और अच्छा खासा उनको पैसा मिलने लगा अब टैक्स से, जिससे वो अपनी आर्मी को पैसा दे देते थे। और जब आर्मी आपकी अच्छी आपके पास रहेगी ना परमानेंट, तो आप कभी भी अपना एम्पायर आगे बढ़ा सकते हो, किंगडम आपका आगे बढ़ता जाएगा और आपकी एम्पायर की बाउंड्रीज बहुत बढ़ जाएगी। सो उससे क्या होगा, कभी इंटरनल रिवोल्ट हो जाए, कभी एक्सटर्नल कोई आपके ऊपर है ना इन्वेड कर दे, तो आपकी आर्मी तो रहेगी कम से कम लड़ने के लिए। तो ये टैक्स की वजह से पॉसिबल हो पाया, रेवेन्यू अब रहने लगा इनके पास। फिर क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन वॉज अपोज्ड बाय द एरिस्टोक्रेसी। अब ये किंग लोग चाहते थे सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो किंग है वही सेंटर में रहे, सारी पावर उसी के पास रहे और किसी के पास कोई पावर ना हो। लेकिन जो एरिस्टोक्रेसी है, जो ऑफिशियल्स जो होते थे, जो ऑफिशियल लोग थे, जो लॉर्ड होते थे पहले के ज़माने में, वो कहते हैं भाई नहीं ऐसा मत करो कि किंग के पास सारी पावर दे रहे हो, ये बहुत गलत है, और जो टैक्स लगा रहे हो वो भी बहुत गलत है। और इंग्लैंड में तो कुछ लोगों ने रेबेलियन भी कर दिया, क्रांति कर दी, भाई हटाओ किंग्स को हटाओ, और इस रेबेलियन को क्रश कर दिया वहाँ के राजाओं ने। 1497 में रेबेलियन हुआ था, 1536 में भी हुआ था, 1547 में, 1549 में, 1553 में, बहुत बारी। अब ये जो थे ना लोग ऑफिशियल्स जो पहले बहुत पावरफुल थे, लैंड ओनर्स थे, अभी लगातार रेबेलियन कर रहे थे, बार बार पिटते थे। फिर क्या हुआ, फ्रांस में लुई 11 आया, जो कि उसने बहुत स्ट्रगल किया, वहाँ के कुछ छोटे मोटे प्रिंस के साथ लड़ाइयाँ हुई, ड्यूक्स के साथ जो राजा होते थे छोटे मोटे, लेकिन बहुत स्ट्रगल किया भाई इस बंदे ने। अब हम समझेंगे फ्रांस और इंग्लैंड को एट द एंड शेप कैसे मिली और आज की डेट में वो कैसा दिखता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लैंड कहाँ पे है, चलो बच्चों देखते हैं। अब आपके बैकग्राउंड में आपको इंग्लैंड नजर आएगा, बिल्कुल फ्रांस के ऊपर। आप इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हो आज की डेट में, तो ये जो जितना हाईलाइटेड एरिया है दिस इज कॉल्ड इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द चाइल्ड किंग, अब एक राजा था किंग लुई 13। तो ये जब चाइल्ड था जब भी ये किंग बन गया था फ्रांस का 1614 में। और एक मीटिंग होती है, अ मीटिंग वॉज हेल्ड इन द फ्रेंच कंसल्टेटिव असेंबली नोन एज द एस्टेट्स जनरल। अब ये मीटिंग जो होती है इसमें क्या होता है देखो समझते हैं। ये जो मीटिंग है जिसके अंदर जो है 3 हाउस होते थे, ठीक है, जो कि 3 अलग अलग जो ऑर्डर्स होते हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी और जो बाकी लोग हैं उसको रिप्रेजेंट करते थे। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, 2 हाउस होते हैं ना, लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। तो वैसे इनके 3 हाउस थे, जो एक हाउस था क्लर्जी के लिए, एक हाउस था नोबिलिटी के लिए, और एक हाउस था जो कॉमनर्स होते थे उनके लिए, हाउस ऑफ कॉमनर्स। तो ये 3 हाउस चलते थे, मीटिंग होती थी और किंग भी था। सो टिल 1789 ये जो असेंबली है उसको नहीं बुलाई गई थी, क्योंकि जो किंग था वो नहीं चाहता था अपनी पावर किसी से भी शेयर करना। भाई असेंबली आएगी, उनसे सलाह लेनी पड़ेगी, हर काम करने से पहले पूछना पड़ेगा। तो किंग चाहता ही नहीं था कि भाई मैं इतनी सलाहबाजी करूं किसी से, वो चाहता था मैं खुद ही डिसीजन लूं जो मेरा मन कर रहा है।
ठीक है, ये किंग का मानना था। देखो इस तरीके से असेंबलीज होती थी और किंग को ने ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, वो कहता था यार ये सब बेकार है असेंबली वगैरह। और इंग्लैंड की अगर हम बात करें बिफोर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, देखो 9th से 10th सेंचुरी के आसपास नॉर्मन लोगों ने अटैक किया था, तो उससे पहले वहाँ पे एंग्लो सैक्सन लोग रहते थे। एंग्लो सैक्सन लोग भी वहीं के ही लोग थे इंग्लैंड में जो बहुत शुरू से रह रहे थे। वो अपनी एक काउंसिल थी उनकी, ये बात हो रही है 10th सेंचुरी से पहले की, तो उनकी अपनी एक काउंसिल हुआ करती थी जहाँ पे जो वहाँ का किंग होता था वो हर डिसीजन लेने से पहले, हर टैक्स लगाने से पहले कंसल्ट करता था उस काउंसिल से। तो ये एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई जो किंग अब होगा 15-16 सेंचुरी के आसपास, 14 सेंचुरी के आसपास, क्या वो भी पूछेगा लोगों से, क्या वो भी असेंबली से पूछेगा हर डिसीजन लेने से पहले? तो अब क्या होता है, इसी आइडिया को बेस बनाकर बाद में एक पार्लियामेंट का आइडिया आया जिसके अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड होता था, जहां पे लॉर्ड्स और क्लर्जी होते थे, ठीक है, जो मेंबर होते थे। और उसके अलावा द अदर वाज हाउस ऑफ कॉमनर्स, जो रिप्रेजेंट करता था टाउन और रूरल एरियाज के लोगों को। ये इंग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। पार्लियामेंट सिस्टम आया इंग्लैंड के अंदर, और ये जो पार्लियामेंट सिस्टम था इसमें एक हाउस ऑफ कौन सा है, लॉर्ड्स, जहाँ पे जो नोबेलिटी होती है, जो क्लर्जी होती है, उनकी बातें आती थी। दूसरा होता था हाउस ऑफ कॉमनर्स, जहाँ पे कॉमन लोगों की बात होती थी, गांव शहर के लोगों की बात होती थी। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट्स चल रहे थे। अब इंग्लैंड का एक किंग है, किंग चार्ल्स फर्स्ट, जो कि 11 ईयर्स तक रूल करता है विदाउट कॉलिंग पार्लियामेंट। अब ये अपने टाइम पर भाई पार्लियामेंट ही नहीं बुलाता कोई, मतलब पार्लियामेंट का काम ही खत्म कर दिया इसने। और बट व्हेन ही वाज इन नीड ऑफ मनी, अब जब इसको पैसे की जरूरत पड़ी, सो ही वाज फोर्स्ड टू कॉल द पार्लियामेंट। पैसे की जरूरत पड़ी तो इसको याद आ गया भाई सभी लोगों को बुलाता हूँ, मदद मांगता हूँ, पार्लियामेंट की जरूरत पड़ने लगी है, फिर से सबसे सलाह लेता हूँ। तो ये लोगों को समझ आ गया कि भाई ये थोड़ा तेज चल रहा है। सो ऐसे में एट दिस पॉइंट अ सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट वेज्ड वॉर अगेंस्ट हिम, पार्लियामेंट के लोगों ने वॉर कर दी भाई इसके खिलाफ, एग्जीक्यूटेड हिम एंड एस्टेब्लिश्ड अ रिपब्लिक, और उन लोगों ने इसको हटाकर और एक रिपब्लिक बना डाला, ठीक है, क्योंकि ये अपना फायदा देख रहा था इसलिए पार्लियामेंट चाहता था, अदरवाइज ये पार्लियामेंट को पूछता ही नहीं था। सो हुआ क्या, रिपब्लिक का सिस्टम भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, ठीक है, क्योंकि मोनार्की तो चाहिए ही चाहिए थी, मोनार्की बहुत ज़रूरी थी, आदत हो गई थी लोगों को। सो फिर क्या हुआ, बट ऑन अ कंडीशन दैट अब मोनार्की तो रहेगी लेकिन पार्लियामेंट को भी बुलाएगा किंग, समय समय पर जो भी डिसीजन लेगा पार्लियामेंट के साथ बैठकर लेगा। सो आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मोनार्की भी है। सो आज कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अगर आप देखोगे, फ्रांस में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, इंग्लैंड के अंदर भी इलेक्शन होते हैं, बट मोनार्की भी है, वहाँ का एक किंग या क्वीन तो होती ही है, ठीक है, किंग और क्वीन होती है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वी कैन से दैट। ये कंटेम्प्रेरी आज की बात हो गई। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है द 3 ऑर्डर्स, और इसी के साथ आपका मिड टर्म तक का सिलेबस हो गया है। अब आगे की वीडियोस भी हम जल्दी ही पोस्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपना फीडबैक दें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।